चलिए तो अब जरा कुछ आंकड़ों की ओर चलते हैं जिसका ज्यादा इंतजार हमारे दर्शक कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम नॉर्थ गोवा से। नॉर्थ गोवा की अगर बात करें तो हमने आपको दिखाया ग्राफिक्स में 20 सीटें हैं यहां पर, और हार और जीत का अंतर जो है वो बहुत कम रहता है, मार्जिन बहुत कम रहता है। कुछ सीटों पर स्थानीय नेताओं का प्रभाव भी होता है। ग्राउंड जीरो रिसर्च टीम के ओपिनियन पोल में पार्टियों को जो वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें बीजेपी के हिस्से में ज्यादा 38% वोट जो है नॉर्थ गोवा में वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 38% वोट शेयर बीजेपी को नॉर्थ गोवा में मिल सकता है। जब नॉर्थ गोवा कहते हैं तो आप समझिए आधा गोवा, तो आधे गोवा में 38%। कांग्रेस और जीएफपी को 20% वोट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 38 और 20। और एमजीपी और टीएमसी को 13% वोट। पहली बार टीएमसी वहां मैदान में उतर रही है, लेकिन गोमांतक पार्टी पुरानी पार्टी है तो दोनों को मिलाकर के 13% वोट। तीसरे नंबर पर यह गठबंधन जो है वो रह सकता है। और यह बड़ी सरप्राइजिंग बात होगी कि वहां पर चौथे नंबर पर आम आदमी पार्टी है, जो कम से कम 10 साल से वहां पर कोशिश कर रही है कि कुछ कम से कम पिछले 5-6 साल से कोशिश कर रही है कि अपने पैरों वहां पर जमा सके। और बड़े वादों की बौछार अरविंद केजरीवाल ने वहां के लिए की है। बड़ी बहस हुई है वहां पर, खासतौर पर बिजली को लेकर के। और ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को शायद बेहतर करना चाहिए वोट शेयर में, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। 38% बीजेपी, कांग्रेस पार्टी 20% अपने गठबंधन के साथ, और टीएमसी को भी 13% और आम आदमी पार्टी को भी 13% और अन्य को 16% वोट जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर सीटों की बात करें तो यह वोट शेयर सीटों में कैसे तब्दील होता है, आइए इस पर भी हम एक नजर डाल लें। तो बीजेपी नॉर्थ गोवा में 8 से 10 सीटें जीत सकती है, यानी लगभग आधी सीटें, 20 में से 8 से 10 सीटें नॉर्थ गोवा के अंदर बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 7 से 9 सीटों पर जाकर के सिमट सकती है, और इसके साथ ही नंबर 2 पर बनी रह सकती है। नंबर 3 पर टीएमसी एमजीपी का गठबंधन 1 से 3 सीटें जीतने के साथ, और चौथे नंबर पर आम आदमी पार्टी, जिसे हमारी इस रिसर्च के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही, अन्य को 1 सीट। तो नॉर्थ गोवा, जैसा भी बता भी रहे थे हमारे एक्सपर्ट्स, नॉर्थ गोवा में बीजेपी डोमिनेंट पार्टी रही है, और वही वोट शेयर में भी और वही सीटों में भी दिखाई दे रहा है। शशि जी, देखिए पिछले चुनाव में बीजेपी को 38% वोट आया था, और कांग्रेस और जेपी को मिला दे तो 32% वोट आया था। एक सीट कांग्रेस फिर भी ज्यादा जीत गई थी कम वोट परसेंटेज लाने के बाद। तो गोवा में एक देखना होगा कि गोवा में बहुत ही छोटी छोटी असेंबली है, 25 से 27 हजार वोटर होते हैं, और 10 से 12 हजार में लोग चुनाव जीत जाते हैं। तो कितनी बार क्या होता है कि आपको वोट शेयर कम आएगा पर आप सीटें ज्यादा जीत लेंगे। तो गैप बहुत ज्यादा है कांग्रेस और बीजेपी के, मतलब वोट शेयर को देखे तो, लेकिन सीट में बहुत ज्यादा नहीं, 8 से 10 बीजेपी को और 7 से 9 कांग्रेस को आ सकती है। जी, और आम आदमी पार्टी का कोई जोर आपको नहीं लग रहा कि कम से कम इस इलाके में आम आदमी पार्टी थोड़ा सा भंडारी कम्युनिटी में वोट गेन कर रही है, पर वो सीट में नहीं बदल पा रही है। लेकिन एमजीपी की अगर बात करें तो उनके पास 2-3 विधानसभा के अद्वैत किले हैं जिसको वो जीत रहे हैं, और एक उम्मीदवार हैं जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, चंद्रकांत सेठी, उसको आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया है। तो वो अभी लड़ाई में आगे दिख रहे हैं, वो जीत सकते हैं चुनाव। जी, तो ये जो आपने टीएमसी वाला गठबंधन को नंबर 3 पर रखा है, इसमें ये एमजीपी की वजह से ज्यादा है या टीएमसी की वजह से? ये एमजीपी की सीटें हैं, इसमें टीएमसी की कोई सीट नहीं है। तो अपना कोई आधार टीएमसी का वहां पर नहीं है, भले कोई भी नेता वगैरह जो वहां पर उन्होंने पोच किए हो या दूसरी पार्टियों से आए हो? जी, कोई भी नेता वो लाकर लड़ा रहे हैं, लेकिन टीएमसी कोई भी सीट जीतने की स्थिति में अभी नहीं दिख रही है। तो ये नॉर्थ गोवा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। गोवा में जो ज्यादा टूरिस्ट वाला इलाका है उसे वो नॉर्थ गोवा माना जाता है, ज्यादा व्यवसायिक इलाका है वो नॉर्थ गोवा माना जाता है। तो वहां पर बीजेपी बेहतर करती आई, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वहां पर नंबर 1 पार्टी बनी रह सकती है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि 20-25 हजार वोटर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमिताभ, और वोट शेयर में वोट शेयर में अंतर बहुत दिखाई दे रहा है, सीटों में उतना नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां मार्जिन और एरर भी क्या हम मानेंगे कि ज्यादा होगा? निश्चित तौर पर देखिए, मार्जिन और एरर का जो एक स्टैंडर्ड हम लेके चलते हैं उसको यहाँ भी हम लेके चलेंगे, लेकिन कुल मिला के ये है कि वो परसेंटेज में भले आप उस मार्जिन एरर को काउंट करें, पर क्योंकि हमने क्वालिटेटिव भी किया है, तो हम जब ओपिनियन पोल का रिजल्ट बता रहे होते तो क्वालिटेटिव के अध्ययन को भी हम जब जोड़ के बता रहे हैं, तो वो प्रतिशत निश्चित तौर पर जो एरर का हिस्सा है वो बहुत कम हो, उसकी पूरी गुंजाइश है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का फर्क भी बता दीजिए आज। क्वालिटेटिव में ऐसा होता है कि हम जब जिस भी इलाके में हम काम कर रहे होते हैं, वहां के ऐसे लोग जो मतों को प्रभावित करते हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनके बीच जाते हैं, और हम अंतिम गांव तक या शहर के उस इलाके तक पहुंचते हैं जहां लोगों की राय बनती है, जहां से तय होता है। तो वहां तक पहुंच के हम
चीजों को समझते हैं, ओपिनियन मेकर से बात करते हैं, वोटर से बात करते हैं, उसके आधार पर एक राय बनाते हैं और फिर वहां के जो मसले निकल के आते हैं उस बातचीत में, उन मसलों को हम अपने सवाल में रखते हैं। वो सवाल लेकर हमारे जो बाकी के साथी फील्ड में होते हैं, जो ओपिनियन पोल के लिए जाते हैं, तो ओपिनियन पोल में एक पूरी प्रश्नावली होती है जहां उनसे उस प्रश्नावली के आधार पर पूछा जाता है कि इस सवाल का कौन सा विकल्प आप चुनते हैं। उसके आधार पर हम एक ओपिनियन पोल का रिजल्ट तैयार करते हैं जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तो ओपिनियन पोल में एरर की जो गुंजाइश होती है उसको कम करने के लिए ही पहले हम क्वालिटेटिव करते हैं। ठीक है, ये हम अभी केवल नॉर्थ गोवा की बात आपको दिखा रहे थे। साउथ गोवा में क्या तस्वीर बदलेगी ये अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर क्या फर्क है नॉर्थ और साउथ गोवा के अंदर, शशि जी? पूरी डेमोग्राफी का फर्क है। अगर आप नॉर्थ गोवा में जाएंगे तो नॉर्थ गोवा में क्रिश्चियन वोट्स ना के बराबर है, वहीं साउथ गोवा टोटली जितनी मेजॉरिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंसी है वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड सीट्स हैं, तो वहां पर क्रिश्चियन मतदाताओं का बहुत बड़ा रोल रहता है साउथ गोवा में। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है डेमोग्राफी का। और नॉर्थ गोवा बीजेपी का अगर आप गढ़ कर रहे हैं तो आप साउथ गोवा को कांग्रेस का गढ़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि साउथ गोवा के जो वीएमपी हैं वो कांग्रेस से हैं और नॉर्थ गोवा के जो वीएमपी हैं वो बीजेपी से हैं। देखिए, ये सवाल बार बार लोगों के जहन में आएगा कि वोट शेयर इतना ज्यादा और सीटों में जो अंतर है वो बहुत कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो बताइए, ये पिछली बार की तुलना में नॉर्थ गोवा में बीजेपी के लिए गेन है सीटों में, वोट शेयर में, या लगभग उतना ही है? थोड़ा सा गेन है, 0.5% का गेन है। और यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले ही बताया कि पिछले बार बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस से 5% ज्यादा होने के बावजूद कांग्रेस इस इलाके में ज्यादा सीट जीती थी। तो गोवा में ये होता है नॉर्थ में। अच्छा, वोट बीजेपी को ज्यादा मिला लेकिन सीट कांग्रेस को ज्यादा। 38% वोट बीजेपी को पिछले बार आया था और 32% वोट आया था कांग्रेस जीएफपी को। कांग्रेस जीती, जीएफपी जीती थी 9 सीट और बीजेपी जीती थी 8 सीट। ठीक है, तो इसका वो अभी जो आप अंतर बता यही बता रहे हैं, बहुत छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। जी जी, तो हो सकता है कि आप 5 कंस्टिट्यूएंसी में बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हो और उसी में वोट आ रहा हो और ओवरऑल बहुत खराब आप लड़ रहे हो तो उधर वोट आपको नहीं आ रहा हो। तो ये एक बार एक कंपैरिजन हम कर लेते हैं 2017 और इस बार के 2022 के हमारे इन रुझानों के बीच में क्या अंतर आ रहा है, तो देखते हैं। ये आपके सामने है। अब तुलनात्मक बीजेपी जो है इस बार 8 से 10 सीटें जो है नॉर्थ गोवा में जीत सकती है, हमारा अनुमान है। और कांग्रेस और जीएफपी जो है वो 7 से 9 सीटें सबने आपको बताया, और टीएमसी एमजीपी के साथ मिलकर 1 से 3, और आम आदमी पार्टी को इस बार कुछ हासिल होता हुआ नॉर्थ पे दिखाई नहीं दे रहा है और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। ये हमारा जो इस बार का सर्वे है वो हम आपको बता रहे हैं। और पिछली बार से इस बार क्या अंतर है वो भी आपके सामने थोड़ी देर में आएगा। लेकिन जो अभी इंपॉर्टेंट बात हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताई कि छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होने की वजह से बहुत अंतर पड़ जाता है, वोट किसी को ज्यादा मिल जाता है लेकिन सीट कोई और निकाल करके ले जाता है। तो ऐसा अक्सर जो है वहां पर देखने में आ रहा है। 2017 में बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और आईएनसी जीएफपी को मिलाकर के 9 सीटें, 1 सीट ज्यादा मिली थी लेकिन वोट बीजेपी को ज्यादा था। एमजीपी को 1 सीट मिली थी, आम आदमी पार्टी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी लेकिन कोई सीट नहीं निकाल पाई थी, और अन्य को 2 सीटें यहां पर हासिल हुई थी। तो नॉर्थ में आप देख रहे हैं कि छोटे से छोटा फैक्टर भी जो है वो किसी सीट पर हार जीत के लिए एक बड़ा मुद्दा जो है वो बन सकता है। एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा गोवा के लोगों के लिए कितना बड़ा फैक्टर है, मुद्दा है? एक युवा मुख्यमंत्री अगर वहां दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी मनोहर पर्रिकर की लेगेसी के बाद, तो क्या वो लोगों के दिल में घर कर पाए? देखिए, जब पर्रिकर जी थे तो मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, लेकिन अब पर्रिकर जी तो रहे नहीं, उनकी एक अलग छवि थी गोवा में। अभी जो मुख्यमंत्री हैं नो डाउट उनका भी एक रोल रहेगा, लेकिन इस बार के चुनाव में मुझे नहीं देखने को मिला कि मुख्यमंत्री के चेहरे का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। पर ऐसा नहीं है कि उनका चेहरा लीड करके बीजेपी जा रही है तो उससे कोई एज उनको मिल रहा हो? ना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के चेहरे के साथ जब बीजेपी जाती है तो बीजेपी को उसका लाभ मिलता है। उस तरह का कोई लाभ गोवा में प्रमोद सावंत जी के चेहरे के साथ मुझे देखने को अभी नहीं मिल रहा है, हमारे सर्वे में भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा कोई चेहरा किसी और के पास भी नहीं है कि वो उसको प्रोजेक्ट करे तो उसको कोई एज मिले? नहीं, सबकी ऐसी स्थिति। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के चेहरे में जब हम आएंगे, हम उस मतलब सवाल पर जब हम दिखाएंगे ग्राफिक, तो हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री में बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो अदर्स के साथ गए हैं, मतलब डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।